बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। SDEO का सिलेबस हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और CRPC हमारा चल रहा है, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर। अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, ये रिगार्डिंग प्रोसेस वाला क्या है? ये वारंट वगैरह के मुतलका ही है, समन करना, वारंट भेजना या वारंट जारी करना। ये वही सेक्शन 90 कहता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। देखें, जो मजिस्ट्रेट साहब या जो जज वारंट जारी करते हैं वो समन जब जारी किए जाते हैं ना, समन समन क्या होता है? बुलावा, ठीक है। किसी को अदालत बुलाती तो हम उसको समन कहते हैं ना, समन्स। तो इन समन्स के साथ भी वारंट जारी हो सकता है कि भाई उसको लेके आए, नहीं तो वारंट के साथ लेके आए, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट समन की जगह पे अगर अदालत को ये महसूस हो जाए कि बंदा समन पे आएगा ही नहीं तो डायरेक्ट वारंट भी जारी हो सकता है, ठीक है। कोर्ट में इशू वारंट इंस्टेड ऑफ समन इफ, ये जरा सूरत हाल देख लें। इफ अदालत जो है वो बिलीव्स कि पर्सन हैज अब्सकंडेड, बंदा जो है वो भाग चुका है, या फिर विल नॉट ओबे समन, या फिर समन को ओबे ही नहीं करेगा, तो या फिर पर्सन फेल्स टू अपीयर, या फिर बंदा पेश नहीं हुआ डिस्पाइट डूली सर्व्ड समन, तामील हुई है अदालत ने जो समन भेजा है, लेकिन जनाबे वाला बंदा नहीं पेश हुआ, नवाब है, ठीक है। और उसके पास नो वैलिड एक्सक्यूज है, कोई वैलिड एक्सक्यूज भी नहीं है, तो कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग, तो फिर डायरेक्ट जो है वो वारंट जारी हो जाएगा। 91 क्या है? पावर टू टेक बॉन्ड ऑफ फॉर अपीयरेंस। ये जो वारंट वगैरह जारी होता है ना, इसके साथ ये पावर भी हो सकती है कि इफ अ पर्सन समन किया गया या फिर लायबल टू अरेस्ट है, ये भी कहा जा सकता है कि उससे कोई जमानत ले लें, इज प्रेजेंट इन कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में रिक्वायर हिम टू, कोर्ट उससे मांग सकती है जब उसको लाया गया है कि भैया हमने आपको अरेस्ट क्यों करना है, आप कोई ज़मानत दे दें कि जब हम बुलाएंगे अदालत में प्रोसीडिंग के लिए तो आप आ जाएंगे, तो वो फिर ज़मानत भी दे सकते हैं। पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ज़मानत लेना ये अदालत का इख्तियार है। एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, और विद और विदाउट श्योरिटी, बाज़ औक़ात शख्सी ज़मानत भी उसके साथ ऐड करते हैं, बाज़ औक़ात कोई मुचलके वगैरह होते हैं, और फिर कहीं फ़र्द वगैरह भी होती है, कुछ जो बेल्स वगैरह होती हैं उनमें, तो ये ज़मानत का ही सारा तरीक़ाकार है। असल में हम उसको पाबंद करना चाह रहे हैं कि अब वो जब अदालत बुलाएगी तो वो आएगा, सिंपल है। सेक्शन 93 के एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर प्रोविजन, ये इस चैप्टर में जो कुछ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे लग सकता है। रूल्स रिगार्डिंग समन्स एंड वारंट, इशू करना, सर्व करना, एग्जीक्यूट करना, ये हम पिछले जो है सेक्शंस में भी कर चुके हैं कि समन जो है वो किस किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है, या वारंट किस किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें अप्लाई टू ऑल समन्स एंड ऑल वारंट्स ऑफ अरेस्ट अंडर दिस कोड। तो ये जितनी हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं, ये हर किस्म के वारंट पे, हर किस्म के समन पे जो है लागू हो सकती हैं। ये जो अभी हम ये जो एडिशनल चीज़ें अभी हम ये देख रहे हैं, हालांकि अरेस्ट का तरीक़ाकार तो हम जो है वो पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं ना, तो उन सारी चीज़ों में ये चीज़ें, उन सारे जो सेक्शन में ये अप्लाई हो सकेगा। जहाँ कहीं भी CRPC में हमने अरेस्ट करना है, वारंट जारी होना है या समन होना है, तो ये जो चीज़ें अभी डिस्कस हो रही हैं हो सकती हैं। 193A है सेंडिंग ऑफ समन्स आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर बंदा भाग गया है, तो फेडरल गवर्नमेंट के ना कुछ यूनिट्स होते हैं बैरून ममालिक भी, तो उनके थ्रू जो है तामील करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 74 है कि इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसीजर अप्लाइज एज इफ दैट ऑफिसर वर अ मजिस्ट्रेट इन पाकिस्तान। वो जो फॉरेन कंट्री में अदालत का यूनिट होगा, उसको जो हम वारंट भेजेंगे वो तमील करवाएगा उसकी, या उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, वो बिल्कुल इसी तरह करवाएगा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ मजिस्ट्रेट करवा रहा है। 193B है सेंडिंग ऑफ वारंट्स आउटसाइड पाकिस्तान, तो
भेजने का तरीकाकार। कोर्ट इन पाकिस्तान में सेंड वारंट ऑफ अरेस्ट आउटसाइड पाकिस्तान, कैसे, बाई पोस्ट या अदरवाइज, कोई बंदा भी भेजा जा सकता है वारंट दे के। टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट अंडर फेडरल गवर्नमेंट, वो जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कोई यूनिट है वो करवाएगा उसकी एग्जीक्यूशन। उसको एग्जीक्यूटेड एज इफ इशूड विद इन दैट कोर्ट जुरिस्डिक्शन, तो वो अपनी अदालत में, वो जो फॉरेन कंट्री में बंदा बैठा हुआ है वो अपनी अदालत का वारंट समझ के उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। 193C क्या है, सर्विस या एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अगर कोई वारंट आ जाता है तो वो हम किस तरह से उसकी तामील करवाएंगे। इफ़ अ पाकिस्तानी कोर्ट रिसीव्स या समन या फिर वारंट फ्रॉम फॉरेन जुरिस्डिक्शन कोर्ट अंडर फेडरल गवर्नमेंट का जो यूनिट है, मस्ट सर्व या एग्जीक्यूट इट एज इफ इशूड बाई अ लोकल कोर्ट, वो इसी बिल्कुल उसी तरीकाकार से एग्जीक्यूट होगा जो पहले हम पुलिस ऑफिसर को भेजते हैं और जिस भी ज़िले में हो उसको कैसे पकड़ना है, वहाँ के लोकल स्टेशन को जो है वो आगाह करके पकड़ना है, या अगर देर हो रही हो तो डायरेक्ट पकड़ना, वो सारा तरीकाकार हमारी अदालत ने जिस तरह जारी किया हो उसी तरह ही समझकर हम उसकी तबील करवाएंगे। और इफ़ वारंट एग्जीक्यूटेड, अगर वारंट एग्जीक्यूट हुआ है तो अरेस्टेड पर्सन डेल्ट विद अंडर सेक्शन 85 एंड 86, ये 85 86 पता क्या, पिछले में हमने पढ़ा था कि जब एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया तो उस मजिस्ट्रेट के पास ले गए ना, उस मजिस्ट्रेट ने ना एक सरसरी शहादत और सरसरी जो है ना उसकी एग्जामिनेशन कर लेना है कि वाकई ये बंदा गिल्टी है या नहीं। अगर गिल्टी है तो फिर वो मुतलका अदालत को भेजेंगे, अगर अदरवाइज नहीं भेजेंगे। और 86 में वो ट्राइबल एरियाज वगैरह की भी बात थी, शायद वो 86 में ही थी 86A भी था कि जो है जब तक हम तसल्ली ना कर लें कि बंदा वाकई मुजरम है या मुजरम हो सकता है, थोड़ा बहुत हमें शक पड़ जाए, उतनी देर तक हम बंदे को इतना सफ़र नहीं करवाते। वो जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है जहाँ उसको पकड़ा गया है वो सरसरी जो है ना समात कर लेता है उसको मुतलका जो है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजने से पहले। अब ज़रा सर्च वारंट हैं, सर्च वारंट को देख लेते हैं। सर्च वारंट क्या होते हैं दरअसल। 96 है, व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। सर्च वारंट, एक तो हमने गिरफ्तारी के लिए पहले सर्च वारंट पढ़ा ना, तो ये बिल्कुल उससे मिलते जुलते ही होंगे, इससे आपने परेशान नहीं होना। कोर्ट में इशू सर्च वारंट, कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है जब कोर्ट को पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कोर्ट बिलीव करे इस बात पर ये 94-95 जो ना ये पीछे जो बातें हुई हैं, विल नॉट बी ओबेड, यानी समन नहीं पहुंचेगा, समन की तामील नहीं होगी, बंदे को अरेस्ट करके हम उससे चीज़ नहीं ले सकेंगे, या जो चीज़ हम लेना चाह रहे हैं वो अगर हम नॉर्मल तरीके से उसके ऊपर कोई तमील करवाएं, समन भेजें तो वो नहीं देगा, या वो छुपा लेगा, ओबे नहीं करेगा, या फिर डॉक्यूमेंट या थिंग, पहला तो यह है कि आगे पीछे हो जाएगा ना, ओबे नहीं करेगा। दूसरा है कोई डॉक्यूमेंट या चीज़ जो है उसकी पोजेशन में वो नहीं देगा, ठीक है। इस सूरत हाल में जनरल सर्च या इंस्पेक्शन नीडेड फॉर इंक्वायरी या ट्रायल। ये जो इंक्वायरी है या इंस्पेक्शन है ना, ये बाज़ औक़ात पुलिस डायरेक्ट भी करती है, इसके ऊपर आगे एक सेक्शन 2 आ जाएंगे। ये जो ट्रायल वगैरह है ये अदालत करवाती है, अभी हम अदालत की बात पढ़ रहे हैं। सेक्शन 97 क्या है, पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। ये जो वारंट मजिस्ट्रेट साहब ने जारी करना है ना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि भाई आपने उसका घर तलाश करना है, आपने उसके डेरे नहीं जाना, या उसने आप उसके सिर्फ दोनों घरों को तलाश कर लें, आपने कहीं और उसको तलाश करने नहीं जाना। और जिस जगह पे के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जिस पुलिस ऑफिसर को या जिसको भी वारंट दे के भेजा जाएगा वो उतना ही काम करेगा, वो फिर आगे नहीं जाएगा। सर्च ऑफ हाउस, ये 98 है। सर्च ऑफ हाउस हमने पहले भी पढ़ा था बंदे को तलाश करते वक्त, तो ये उससे मिलता जुलता ही होगा। ये सर्च वारंट है, घर की तलाशी, बंदा पकड़ना नहीं है इसमें, ये याद रखिए, ठीक है। ये चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं, ये सर्च मीन घर की तलाशी है, ये बात याद रखें। ये बंदे को सर्च नहीं हम कर रहे।
सर्च ऑफ हाउस फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी या फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, कोई फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई चोरी का माल है कहीं पे, उस घर के लिए हम जो है वो सर्च वारंट जारी करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में इशू वारंट इफ प्लेस यूज्ड फॉर स्टोलन गुड्स या फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, काउंटरफिट स्टैम्प्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, या कुछ भी है, ठीक है, और या ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, कोई जो है वो गैर अखलाकी वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, तो वो फिर किस तरह सर्च वारंट जारी करते हैं। पुलिस अबव कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी पुलिस का अफसर हो सकता है। एंटर विद असिस्टेंस, जो घर का मालिक होगा उसकी मदद से वो दाखिल होगा। सर्च एज पर वारंट, जिस तरह वारंट जारी किया गया उसी तरह सर्च करेगा। सीज स्टोलन या फॉर्ज या काउंटरफिट, कुछ भी किसी किस्म की भी जो गैर कानूनी चीज़ है उसको वो सीज करेगा और प्रेजेंट करेगा बिफोर मजिस्ट्रेट, या फिर अपने पास रखेगा जब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे सैटरडे वाले दिन जो है वो सर्च वारंट जारी हुआ है, तो आगे संडे आ गया है, तो फिर मंडे तक अपनी कस्टडी में रखेगा ना। अरेस्ट पर्सन, वहाँ से अगर किसी बंदे को गिरफ्तार, उसमें कोई किसी मामले में इन्वॉल्व बंदा पाया गया है, कोई मैन्युफैक्चरर या जिसके पास कोई कीपिंग था इन सारी चीज़ों को, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है इसके अंदर। ये ज़रा देख लें कि प्रोविजंस आल्सो अप्लाई टू मेटल टोकन, ये कुछ लोग सिक्कों को पिघला के उसका जो है वो मेटल अलग बेचते हैं, तो ये मेटल टोकन एक्ट 1889 है उसके तहत, या कस्टम एक्ट 1969 उसके तहत भी उनकी भी प्रोविजंस अप्लाई होंगी अगर वो मेटल टोकन की कोई फ्रॉड कोई बंदा कर रहा है। सेक्शन 99 है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स बाउंड बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। अब देख लें, एक तो यह है कि हमारी लोकल लिमिट से हमने चीज़ें, देखें ये हर जगह पे आपको ना अपने शहर में दूसरे शहर में, अपने थाने में दूसरे थाने की हदूद में ये चीज़ें आएंगी, और तरीक़ाकार मिलता जुलता ही होगा कि जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो वहाँ के मजिस्ट्रेट से, या दूसरे थाने में जाना है तो वहाँ के जो है SHO साहब से आपने एंडोर्समेंट लेनी है कि मैं ये काम यहाँ पे करना चाहता हूँ, और अगर देर हो रही है, टाइम थोड़ा है, तो बगैर एंडोर्समेंट करके आप बाद में भी उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं। इफ़ सर्च बियॉन्ड कोर्ट्स लोकल लिमिट, कोर्ट की जो लिमिट है उसके बाहर जाना है। सीज आइटम हो सकती हैं। लिस्ट मस्ट बी सेंड टू इशूइंग कोर्ट, तो इशूइंग जो कोर्ट है उसको लिस्ट भेजी जा सकती है, और वहाँ पे अगर नियरर कोई मजिस्ट्रेट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको भी सबमिट करवाया जा सकता है। हु मे ऑर्डर ट्रांसफ़र टू इशूइंग कोर्ट, वो कह देगा कि ये जो माल आपने हमारे इलाके से उठाया ये वाकई चोरी का है, अब जिस कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया था वहाँ पर इस चीज़ को ले जाएं, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद 99A है फॉर फ्यूचर ऑफ पब्लिकेशन है, कोई किताब, कोई रसाला, कोई अखबार, उसमें मजहबी मनाफरत, ग्रुपों के दरमियान कोई रीजनलिज्म, कोई प्रोविंशियल एनमिटी, या पाकिस्तान के किसी भी सेक्ट्स के दरमियान कोई जो है वो नफ़रत अंगेज़ मवाद अगर कहीं पे शाये हो गया तो उसका हमने क्या करना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिक्लेयर न्यूज़पेपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो न्यूज़पेपर को ना फॉरफिट करना है। उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ट्रीजनेबल या फिर सडिशियस या एंटी नेशनल, देखें किसी को जो है उकसाने वाला, किस चीज़ के ऊपर, ये संगीन जराइम की बात हो रही है जिसको हम कहते हैं गद्दारी, ट्रीजन, ठीक है। उसके बाद सडिशियस हो गया, फिर एंटी नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, हेटर बिटवीन क्लासेस, रिलीजियस इंसल्ट किसी की हुई है, ब्लास्फेमस मटीरियल है, या एनमिटी प्रमोटिंग मटीरियल है, किसी भी किस्म की जो चीज़ है उसको पहले तो गवर्नमेंट जो है उसको फॉरफिट करेगी, ठीक है। कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल गजट होता है उसमें जारी होता है। पुलिस को अब क्या करना है, पुलिस में सीज और फिर मजिस्ट्रेट में इशू सर्च वारंट, पुलिस सीज करेगी और मजिस्ट्रेट साहब सर्च वारंट जारी करेंगे उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंट आल्सो इंक्लूड, डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये वाले, पेंटिंग भी हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकती है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है,
किसी भी किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। उसके बाद 99B है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट। अब ये देखें, अगर आपने किसी का कोई अखबार जो है वो सीज कर लिया है और उसकी पब्लिकेशन रुक गई है, कोई बंदा अखबार डेली पढ़ता था या कोई किताब अगर आपने जो है वो कब्जे में ले ली है और उस किताब से किसी क्लास का किसी स्टूडेंट के ग्रुप्स का नुकसान हुआ है, कोई भी बंदा इंटरेस्टेड जो है उसके उस चीज़ में, वो विद इन 2 मंथ्स हाई कोर्ट आके अपील कर सकता है कि जी ये चीज़ हमारे काम की थी और ये चीज़ उस तरह नुकसानदेह नहीं है जिस तरह इसको समझा गया, अपील हो सकती है। ग्राउंड्स क्या क्या है? पब्लिकेशन डिड नॉट कंटेन, ये है उनका, इसमें ट्रिजनेबल चीज़ नहीं है, सडिशियस भी नहीं है, हेटेड इंसाइटिंग भी नहीं है, ब्लास्फेमस मैटर वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज़ें अदालत मान लेगी, अगर ये चीज़ें वाकई होंगी तो वो कर लिया जाएगा, उसको उस चीज़ को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ये है कि ये जो 99B है या इससे पहले की जो चीज़ें हुई हैं वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर तो मटेरियल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान प्रिंट हुआ तब भी हम नहीं करेंगे उसका कुछ, या फिर कन्विक्शन ऑफ ऑथर या एडिटर फॉर सेम ऑफेंस, अगर ऑलरेडी ऑथर या एडिटर को जो है वो कन्विक्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया पहले, तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एडिटर या ऑथर पकड़ा गया तो चीज़ तो खुद ही बंद होगी ना। उसके बाद है 99C हियरिंग बाय स्पेशल बेंच। ये वैसे स्पेशल बेंच जो है ना ये ओमिट हो चुका है, इसको छोड़ दें। 99D क्या है? ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉर फीचर। देखें, वो जो ज़ब्तगी हुई है किसी रसाले की, किसी किताब की, हाई कोर्ट ने अगर कहा कि ये मामला ठीक नहीं हुआ, इसको सेट असाइड कर दिया जाए। इफ़ हाई कोर्ट नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द ऑफेंस, अगर हाई कोर्ट को पता चला कि ऑफेंस नहीं था, इट मे सेट असाइड फॉर फ्यूचर ऑर्डर, तो वो ज़ब्तगी के आर्डर को सेट असाइड यानी नल एंड वाइड करार देना ये अदालत कर सकती है। 99E है एविडेंस टू प्रूव नेचर या टेंडेंसी ऑफ न्यूज़पेपर। साबित किस तरह करेंगे कि ये चीज़ जो है वो वाकई ट्रीजनेबल मटेरियल पर मुश्तमिल है या फिर नहीं है, उसके लिए हम उसी अखबार की कापी ही लगाएंगे या वो जो भी पब्लिकेशन है उसकी कापी लगेगी। उसके बाद है सेक्शन 99F प्रोसीजर इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में प्रोसीजर क्या होगा? हाई कोर्ट मस्ट फ्रेम रूल्स, हाई कोर्ट अपने रूल बनाएगी। ठीक है, यूजुअल आमतौर पे हाई कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस इन नॉन सूट या अपील वगैरह की जो प्रोसीडिंग है वही अप्लाई करेगी। ठीक है। 99G क्या है? जुरिस्डिक्शन बार्ड। इस तरह के जो मामला है ना वो हाई कोर्ट के अलावा कहीं और पे जो है वो अपील वगैरह में नहीं जाएंगे। ठीक है। नो फॉरफीचर ऑर्डर, ये जो 99A में हुआ था, मे बी चैलेंज। हाई कोर्ट के अलावा कहीं भी इस तरह का मामला चैलेंज नहीं हो सकता, सिर्फ हाई कोर्ट में होगा। सेक्शन 100 क्या है? सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अगर मजिस्ट्रेट साहब को पता चल गया है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में इशू अ सर्च वारंट इफ ही बिलीव्स समवन इज रॉन्गफुली कन्फाइंड। उनको पता चल गया है कि कोई बंदा बगैर वजह के या रॉन्गफुली या गैर कानूनी तौर पे पकड़ा गया है, तो वो सर्च अपना जो है वो उसको सर्च करने का भी वारंट जारी कर सकते हैं किसी और पुलिस ऑफिसर को, ये बंदा किधर है बताएं। द एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर सर्चेज फॉर द कन्फाइंड, उस पकड़े हुए बंदे को सर्च किया जाता है। इफ फाउंड, अगर मिल जाता है, द पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है। हु डिसाइड्स प्रॉपर ऑर्डर, वो देखते हैं कि ये मुझे तो शिकायत मिली थी कि ये बंदा जो है वो क्रिमिनल नहीं है, तो फिर देखा जाता है कि अगर वो क्रिमिनल ज़ाहिर है फिर अरेस्ट ही उसको प्रॉपर अरेस्ट में भेजा जाएगा और जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, और अगर वो बंदा बेगुनाह हो तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक प्रोसीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेज के ऊपर कुछ जनरल चीज़ें, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे।